मुझे यकीन हो गया कि मैंने रागिनी के शबीना साथी का पता लगा लिया है। लक्ष्मण के इल्म में या लाइल्मी में यश ही अपनी मालिकन की ख्वाबगाह का मेहमान बना हुआ है और ऐन मुमकिन है कि उसे बाकायदगी से मदऊ किया जाता हो और कौन जाने वो अपनी इन इजाफी खिदमात का माकूल मुआवजा भी वसूल करता हो। कभी इम्कान ये है कि यश भी ख्वाबावर दवा वाले खाने से पेट भरने के नतीजे में अय्याशी का खेल खेलने से पहले ही या इब्तदाई मराहिल में ही अंटा गफील हो गया हो। रागिनी देवी के किरदार के बारे में अपना तखमीना गलत या मुबालगा आमेज साबित होने से कतई नजर ईमानदारी की बात यह है कि उस औरत का ये राज अफशा होने पर मुझे खुशी हुई कि उसकी इस कमजोरी को हाथ में लेकर अब मैं उसे अपने मकासद के लिए बाआसानी इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये अब हर हालत में मेरी पुष्टपनाही करेगी, मेरी उंगली के इशारे पर नाचेगी, हत्ता कि अपने भाई के खिलाफ मेरी ख्वाहिश के मुताबिक कार्रवाई से भी इनकार नहीं कर सकेगी। लेकिन उससे पहले मुझे उसके नीच किरदार के ठोस शवाहिद अपने पास महफूज कर लेने चाहिए। मैंने अपने पास मौजूद 2 खुफिया इस्तेमाल के कैमरों में से एक निकालकर उसे तस्वीरें खींचने के लिए तैयार किया और फिर आगे बढ़कर दीवार पर नस्ब कुमकुमों को रोशन करने के बटन यके बाद दीगरे दबाता चला गया। ख्वाबगाह तेज रोशनी से जगमगा उठी। मैंने नन्ना सा कैमरा दाएं हाथ में पकड़ा और बाएं हाथ से सुरहाने की तरफ से लिहाफ का कोना थामकर आहिस्ता आहिस्ता महवे ख्वाब जोड़े के ऊपर से उतारना शुरू किया। पहले औरत के चेहरे से लिहाफ हटा, मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। वो रागिनी ही थी और उस वक्त लिबास से आ रही थी। उसके साथ दराज तनुमंद मर्द का हाथ उसके जिस्म के ऊपरी हिस्से पर था। मैंने उस मंजर से आंखें चुरा ली। अलबत्ता मेरा मार्क 4 माइक्रो डॉट कैमरा मुसलसल तस्वीरें बना रहा था। मुझे यकीन था तेज रोशनी में खींची गई इन तस्वीरों में रागिनी को बखूबी शनाख्त किया जा सकेगा। मैंने अपनी आंखें उस शर्मनाक मंजर से बदस्तूर परे रखते हुए आहिस्ता आहिस्ता पूरा लिहाफ एक दूसरे से जुड़े उस जोड़े के जिस्मों पर से उतार दिया। मेरी आंखों के किनारों से दिखाई देने वाली झलक मेरे दिमाग को बता रही थी कि वो दोनों मादरजाद बरहना है। मैंने यके बाद दीगरे पहले करीब से और फिर दूर से उन बेहिजाब मनाजिर की कई तस्वीरें उतारी। तभी मेरी जुज़वी बसारत ने मेरे दिमाग को एक सनसनीखेज पैगाम पहुंचाया और मैं अपनी शर्मो हिजाब को एक तरफ रखकर जल्दी से बिस्तर की तरफ देखने पर मजबूर हो गया। उसके साथ ही मेरे आसाब को इस्तेजाब का जबरदस्त झटका लगा। यश के बारे में मेरा कयास गलत निकला। रागिनी से लिपटा शख्स कोई गैर नहीं बल्कि उसका सगा माजाया भाई लक्ष्मण था और उन दोनों की हालत देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता था कि रागिनी ने उसे बरज़ा और रग़बत अपनी ख्वाबगाह का मेहमान बनाया था और बज़ाहिर ये मामूल की बात लग रही थी। मैंने अपने झंझनाते हुए आसाब को काबू में करने की सही की। ये सूरत हाल खा कितनी भी शर्मनाक, मायूब और करीह रही हो, मेरे मनसबी फर्ज के लिए बहुत सूदमंद पेशरफ्त है। मैं महज अपनी खुशकिस्मती बल्कि यूं कहना चाहिए कि अपने खालिक हकीकी की खुसूसी करम नवाजी से महज इत्तिफाकन इस इंतहाई खतरनाक शख्स की एक बहुत बड़ी कमजोरी पाने में कामयाब हो चुका था। इतनी बड़ी कमजोरी जिसे सामने लाकर मैं उसे हर एतबार से तबाह बर्बाद कर सकता था। एक तरह से उसकी शहरग मेरे अंगूठे तले आ गई थी। अब वो इशारे पर नाचने से हरगिज इनकार नहीं कर सकता था। मैंने खुशी से झूमते दिलो दिमाग को फिल वक्त कंट्रोल में रहने और अपने काम की तरफ मुतवज्जे होने का हुक्म दिया। मैंने अपने आप को समझाया कि फिल वक्त इन तस्वीर की सिर्फ इतनी अहमियत है कि मैं एक बहुत बड़े इंतहाई नाजुक राज तक पहुंचने में कामयाब हो गया हूँ। मुझे अपनी उस सनसनीखेज दरियाफ्त को मजीद ठोस सबूत में बदलने के लिए मजीद काम करने की जरूरत है। ये तस्वीर बिलाशुबा बहुत शर्मनाक है और लक्ष्मण और रागिनी की साख को जबरदस्त नुकसान पहुंचा सकती हैं। ताहम इसमें भी कोई शक नहीं है कि इन तस्वीरों की सच्चाई को ये जवाब पेश करके चैलेंज किया जा सकता है कि उन दोनों को बेहोश करके और अपने मकसद की तकमील के लिए उनके जिस्मों को मखसूस अंदाज में डालकर ये तस्वीरें खींची गई हैं। मुझे उन दोनों के मायूब ताल्लुक को साबित करने और अपने फंदे में नाकाबिले शिकस्त अंदाज में फंसाने के लिए मजीद ठोस तस्वीरी शवाहिद दरकार थे और मेरा ये काम मेरे इन्हीं कैमरों को सरंजाम देना था। मैंने उन दोनों के जिस्म पर दोबारा लिहाफ डाला और तेज कुमकुमों में से सिर्फ एक को रोशन छोड़ दिया। वो दोनों बेखबर सो रहे थे। चुनाचे मैंने निहायत एहतियात से देखभाल कर चौथा कैमरा लगाने और रेडियो ट्रांसमीटर छुपाने का बंदोबस्त किया और कमरे का दरवाजा बंद करके निकल आया। लक्ष्मण की ख्वाबगाह का पता लगाने में मुझे ज्यादा मुश्किल पेश नहीं आई। तीसरा अलग थलग कमरा उसकी ख्वाबगाह था। मैंने वहां सिर्फ रेडियो ट्रांसमीटर नस्ब किया और उस कैमरे समेत बगैर किसी परेशानी के अपने ठिकाने पर लौट आया जिससे मैंने तस्वीरें बनाई थी। रात अपने इख्तिताम तक गामजन थी, लेकिन हिजान की शिद्दत से मुझे नींद न आ सकी।
मैं बार बार अपने मार्क 4 माइक्रोडॉट कैमरे का जायजा ले रहा था, जिसमें वो हंगामा खेज तस्वीर माइक्रोफिल्म रोल में महफूज थी। मेरा बस चलता तो हाथ के हाथ वो रोल धुलवा कर प्रिंट निकलवा लेता, लेकिन मुझे मालूम था कि ये मुमकिन नहीं है। कराची में और फिर बाद में दिल्ली और बंबई के साथियों ने मुझे उन खास कैमरों के बारे में जो मालूमात फराहम की थी, उनकी रोशनी में मुझे मालूम था कि इन माइक्रोफिल्म रोल्स को सिर्फ खास डार्क रूम में धोया जा सकता है और उनके प्रिंट बनाए जा सकते हैं। मुझे बताया गया था कि इन प्रिंट्स पर मौजूद तस्वीरों का हजम एक डॉट यानी नुक्ते जितना होता है, जो सिर्फ खुर्दबीन के जरिए देखे जाने पर वाज़े नजर आती हैं। इसलिए उन्हें बआसानी पोशीदा रख कर कहीं भी मुंतकिल किया जा सकता है। बल्कि जंग अजीम के जमाने में तो उन्हें दुश्मन मुल्क में तैनात जासूस डाक के टिकट के नीचे चिपका कर भी दुश्मन मुल्क से अपने वतन भिजवाया करते थे। अलबत्ता जरूरत पड़ने पर इन तस्वीर के बड़े और वाज़े प्रिंट भी निकाले जा सकते हैं। इस दौरान मैं कई बार रागिनी के कैमरे में नस्ब रेडियो ट्रांसमीटर से राब्ता करके वहां होने वाली कोई गुफ्तगू सुनने की कोशिश कर चुका था, लेकिन हर बार सन्नाटा ही मिला। जाने कब मेरी आंख लग गई, लेकिन शायद आसाबी कशीदगी ने मुझे अलस सुबह फिर बेदार कर दिया। मैंने जल्दी से अपने पास मौजूद मवासलाती आले को रागिनी देवी के कमरे में मौजूद रेडियो ट्रांसमीटर से मरबूत किया। वहां बदस्तूर सन्नाटा था, ताहम मैंने वक्फे वक्फे से कोशिशें जारी रखी। सूरज अच्छी तरह निकलने के बावजूद जब उन दोनों के बेदार होने के कोई आसार दिखाई न दिए तो मैं इज़्तिराब का शिकार होने लगा। मुझे पता था कि सुबह 8 बजे के बाद राजीव बेड टी लेकर लक्ष्मण की ख्वाबगाह में जाता है। आज सुबह वो चाय के कप के साथ अपने मालिक के कमरे में पहुंचेगा तो बिस्तर खाली मिलेगा। वो लक्ष्मण के बारे में पूछने के लिए रागिनी की ख्वाबगाह में चला गया तो वो भी इस शर्मनाक राज में शरीक हो जाएगा। ये ख्याल आते ही मैं बुरी तरह मुस्तरिब हो गया। राजीव की जरा सी बेएहतियाती मेरा बना बनाया काम बिगाड़ सकती थी। मुझे उसे उस वक्त तक अपने मालिकों की ख्वाबगाहों में जाने से रोकना था जब तक वो बेदार नहीं हो जाते। ये सोचकर मैंने अपने खुफिया आलात छुपाए और तेज कदमों से जीना उतर कर राजीव के ठिकाने यानी रसोई घर जा पहुंचा। वो मामूल के मुताबिक बेदार हो चुका था, अलबत्ता उसने अभी नाश्ते वगैरह की तैयारी शुरू नहीं की थी। मुझे सुबह सवेरे नाजिल होते देखकर राजीव ने मुस्कुराते हुए कहा, खैरियत तो है रोहित भैया? आज धूप उतरते ही भूख सताने लगी क्या? मैंने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, भूख तो नहीं राजीव भाई, हाँ चाय की तलब जरूर हो रही है। तुम इतनी अच्छी चाय बनाते हो कि लत लग गई है। उसने खुश होते हुए कहा, अभी लो भैया, 2 मिनट में मजे की चाय बना कर लाता हूँ। गवाला कुछ ही देर पहले तो दूध देकर गया है। मैंने पानी पहले ही चाय की पत्ती डालकर उबलने के लिए रखा हुआ है, बस दूध डालने की देर है। गवाला डबल रोटी और ताजा मक्खन भी साथ लाया है। मेरी मानो तो भैया अभी पूरा नाश्ता कर लो, तब तक मैं लक्ष्मण बाबू को उनकी बेड टी देकर आता हूँ। जरा भी देर हुई तो वो नाराज हो जाएंगे। मैंने कहा, यार हो सकता है वो अभी जागे ना हो, तुम क्या उन्हें सोते में चाय पिलाओगे? उसने कहा, नहीं भाई, अगर वो अभी सोए हुए होंगे तो मैं चाय उनके सरहाने रख कर उन्हें जगाऊंगा। उनका यही हुक्म है जिसकी खिलाफ वर्जी नहीं हो सकती। मेरा अंदेशा दुरुस्त निकला। वो शख्स अपने मालिक से इतना डरता था कि उसकी नाराजगी का जरा भी खतरा मोल लेने को तैयार नहीं था, जबकि मैं फिलहाल उसे ऊपर लक्ष्मण की ख्वाबगाह में भेजने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। ताहम मैंने कहा, फिर तो फटाफट चाय बनाकर उनके बेडरूम में पहुंचो, मगर पहले मुझे पानी पिला दो। जागने के बाद से अभी तक नहीं पिया। राजीव ने कहा, बस 1 मिनट रुको, मैं अंदर से ताजा पानी लेकर आता हूँ। वो तेजी से बंगले के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ा। उसके दरवाजे से अंदर दाखिल होते ही चंद लम्हों के तवक्कुफ के बाद मैंने हाथ मारकर दूध का बर्तन फर्श पर गिरा दिया। जोरदार आवाज पैदा हुई, लेकिन मैं उससे भी ज्यादा जोर से चीख कर बंगले में रहने वाली बिल्ली को लानत मलामत करने लगा। इसी असना में राजीव पानी की गड़वी उठाए लौट आया। मैंने उसे देखते ही वावेला शुरू कर दिया। गजब हो गया राजीव, ये देखो, इस कमबख्त बिल्ली ने सारा दूध गिरा दिया है। मेरी बात सुनकर और फर्श पर बहते दूध को देखकर राजीव का चेहरा सफेद पड़ गया। बोला, हाय भगवान, मैं मारा गया, मेरी नौकरी तो गई, लक्ष्मण जी तो मेरी खाल उतार लेंगे। मैंने उसे तसल्ली दी। कहा, परेशान क्यों होते हो भैया, जाकर जल्दी से और दूध ले आओ। राजीव ने कहा, यहाँ आसपास कोई दूध की दुकान नहीं है, 3 मील दूर जाना पड़ेगा, जब तक तो लक्ष्मण बाबू जागकर मेरा खून पी जाएंगे। मैंने कहा, तुम फिक्र न करो, अभी मोटर कार पर जाकर 5 मिनट में दूध लाता हूँ। बस तुम उस वक्त तक ऊपर न जाना जब तक लक्ष्मण बाबू आवाज देकर तुम्हें न बुलवाएं।
उसने हाँ में गर्दन हिलाई। मैं जल्दी से उठा और अपनी गाड़ी की तरफ चल पड़ा। मेरी गाड़ी जैसे ही गेट पर पहुंची, अरुण ने फुर्ती से गेट खोल दिया। मैं गाड़ी को तेजी से भगाता हुआ बमुश्किल 2 मिनट में दूध, अंडे, मक्खन बेचने वाले गुज्जर की दुकान पर पहुंच गया। मुझे दूध खरीद कर कांसी के ढक्कनदार बर्तन में डलवाने में बमुश्किल 1 मिनट लगा और आइंदा 2 मिनट में मेरी गाड़ी एक बार फिर बंगले के करीब पहुंच चुकी थी। तहाँ मैंने गेट पर जाने की बजाय गाड़ी मेहंदी के एक बहुत बड़े झाड़ के अकब में रोक दी और तेजी से गेट की तरफ बढ़ा। अरुण ने गालिबन मेरी वापसी की उम्मीद में गेट खुला रखा था। मैं उसकी सवालिया नजरों के जवाब में सीधा उसके पास पहुंचा और तहक्कुम से भरपूर लहजे में कहा, मेरी बात गौर से सुनो अरुण, और जो मैं तुमसे कह रहा हूँ उस पर हर्फ ब हर्फ अमल करना है। ये पूछे या सोचे बगैर के तुमसे ये काम क्यों करवा रहा हूँ, वरना मैं तुम्हारा क्या हशर करवा सकता हूँ ये तुम अच्छी तरह जानते ही हो। अरुण ने घबराए हुए लहजे में कहा, तुम हुक्म करो रोहित बाबू, मैं तुम्हारी हर आज्ञा का पालन करूंगा। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर गंभीर लहजे में कहा, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, तुम्हें ये गेट इसी तरह खुला रखना है। अभी कुछ देर में राजीव दूध लेने बंगले से बाहर जाएगा। वो अगर मेरे बारे में पूछे तो तुम उससे कहना कि रोहित बाबू कहकर गए थे कि दूध लेने जा रहा हूँ, गेट खुला रखना, मैं चंद ही मिनट में वापस आ रहा हूँ। लेकिन पता नहीं उन्हें वापसी में देर क्यों लग गई है, अब तक तो उन्हें वापस आ जाना चाहिए। अरुण ने मेरी बात गौर से सुनी और फिर इस बात में सर हिला दिया। दूध का बर्तन उसकी नजरों से पोशीदा नहीं रहा होगा, लेकिन उसने उनके बारे में सवाल न किया। मैंने उसे मजीद कहा, अब आगे सुनो, राजीव जब दूध लेकर वापस आए तो उसे कहना कि तुम्हारे जाने के 5 ही मिनट के बाद रोहित बाबू दूध लेकर आ गए थे। वो बता रहे थे कि उनकी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई थी, इसलिए उन्हें वापसी में देर हो गई। अरुण ने एक बार फिर सादतमंदी से सर हिलाया। मैंने अपना लहजा नरम करते हुए कहा, परेशान होने की जरूरत नहीं, ये मेरा और राजीव का आपस का मामला है। कल उसने शरारत में मेरी ऐनक छुपाकर मुझे बहुत परेशान किया था, आज मैं उससे बदला ले रहा हूँ, लेकिन ये बात तुम उसे हरगिज नहीं बताओगे। मैं उसकी तरफ से यकीन दहानी पर सर हिलाकर तेजी से बंगले के अकब की तरफ बढ़ा। मेरी नजरें बंगले के अकब की तरफ जमी हुई थी। मुझे धड़का लगा हुआ था। राजीव किसी भी वक्त मेरे इंतजार से मायूस होकर रसोई घर छोड़कर उस तरफ आ सकता था, लेकिन मेरी खुशकिस्मती के अनैक्सी से कुछ आगे मोड़ पर मौजूद 2 बड़े गमलों के अकब में पहुंचने तक मुझे उसकी शक्ल दिखाई न दी। मैं दूध समेत वहां छुपा रहा। 5 मिनट गुजर गए। मुझे पता था कि राजीव पर एक एक लम्हा कयामत बनकर गुजर रहा होगा, लेकिन मैं अपना मकसद पूरा करने के लिए उसे इंतजार करवाने पर मजबूर था। मैं किसी तरह ये खतरा मोल नहीं ले सकता था कि वो लक्ष्मण के बेदार होने और अपनी ख्वाबगाह में जाने से पहले उसके लिए बेड टी लेकर जाए और एक भयानक हद तक शर्मनाक राज से आगाह हो जाए। तभी मैंने राजीव को रसोई घर की तरफ से बरामद होते देखा। उसके चेहरे से शदीद इस्तराब नुमाया था। वो बौखलाया हुआ सा आगे बढ़ा और तेज कदमों से बंगले के सामने वाले हिस्से की तरफ बढ़ा, लेकिन कोने पर पहुंचकर वो अचानक रुक गया। मैं जानता था कि वो शिशुपंज में मुब्तला है। वो मजीद इंतजार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था, लेकिन रसोई घर से गायब होना भी उसकी शामत ला सकता था। उसे डर होगा कि कहीं उसकी गैर मौजूदगी में लक्ष्मण ने घंटी बजाकर उसे तलब कर लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। वो कुछ देर सोचता रहा, फिर वापस मुड़ा और वापस रसोई घर की तरफ चल दिया। शायद उसे इस उम्मीद में रसोई घर में रहकर ही इंतजार करना ज्यादा मुनासिब लगा होगा कि मैं किसी भी वक्त दूध लेकर वापस आ सकता हूँ। मैंने उसे रसोई घर की तरफ मुड़ते देखा और हम दोनों के इंतजार का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया। उसे मेरा इंतजार था और मुझे उसका कि कब जब्त का दामन हाथ से छोड़कर इस तरह के हाथों मजबूर होकर मेरी वापसी की तरफ से बिल्कुल मायूस होकर वो सचमुच खुद दूध लेने के लिए चला जाए। इस मर्तबा वो 5 मिनट पूरे होने से पहले ही सब्र का दामन हाथ से छोड़ बैठा और तेज तेज कदमों से बंगले के लॉन से गुजरता हुआ गेट की तरफ बढ़ा। मैंने उसकी रवानगी की यकीन दहानी की जरूरत महसूस न की। मुझे पता था कि वो पुख्ता इरादा करके निकला है। साथ ही मुझे ये भी इल्म था कि वो मेरे यूं अचानक गायब हो जाने पर मुझे दिल ही दिल में हजारों मायूब नामों से याद करता जा रहा होगा। ताहम उस वक्त मेरे पास इन बातों पर गौर करने का वक्त नहीं था। मुझे राजीव के वापस लौटने से पहले सूरत हाल को अपनी मर्जी के रंग में ढालना था और मैं नहीं जानता था कि उसमें मुझे कितना वक्त लगेगा। मैं तेज कदमों से रसोई घर में पहुंचा और दूध का बर्तन चूल्हे के पास रखकर तेजी से बंगले के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ा। मैं 2-2 सीढ़ियां एक साथ फलांगता दूसरी मंजिल पर पहुंचा, लेकिन हॉलनुमा नशिस्त गाह में पहुंचते ही मैंने रफ्तार धीमी कर ली और बेआवाज कदमों से रागनी के कमरे की तरफ बढ़ा।
दरवाजा बज़ाहिर पहले ही की तरह बंद नजर आया था। मुझे मालूम था कि उसे मुकफ्फल नहीं किया गया है। मैं इस तमाम अरसे के दौरान मुसलसल सोचता रहा कि लक्ष्मण को कैसे इस अंदाज में जगाऊंगा कि उसे मेरी मुदाखलत का शुबा भी न होने पाए। मुझे ये खदशा भी सता रहा था कि कहीं उसकी नींद इतनी गहरी न हो कि उसे बेदार करने की मेरी हर कोशिश नाकाम हो जाए। काफी दिमाग लड़ाने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मुझे उन दोनों को बेदार करने के लिए शायद वही तरकीब लड़ानी पड़ेगी जो मैंने बंबई में हिंदुस्तानी बहरिया के बदकिरदार कारिंदे सचिन और उसकी बीवी पर कामयाबी से आजमाई थी, यानी पानी से भरा हुआ ग्लास या जग उनके तकियों पर इस तरह टांका कि जरा सी जुम्बिश से गिरकर उन्हें भिगो डाले। बल्कि मैं तो इस हद तक तैयार था कि खुद ही पानी का जग उन दोनों पर गिराकर उनके होशो हवास बहाल होने से पहले वहां से निकल भागूं। मेरे पास बहुत महदूद वक्त था। राजीव चाय बनाते ही ऊपरी मंजिल पर दौड़ा चला आता। मैं सागवान के नक्शी दरवाजे के पास पहुंचकर ठहर गया और फिर खुद को भाई बहन के मुकद्दस रिश्ते को गलाजत में लथेड़ने के शर्मनाक मनाजिर के लिए खुद को ज़हनी तौर पर तैयार करते हुए बहुत आहिस्तगी से दरवाजे का लट्टू घुमाते हुए उसको धकेलने की कोशिश की। लेकिन अचानक मेरा दिल धक से रह गया। लट्टू तो बआसानी घूम गया था, ताहम काफी जोर से धकेलने के बावजूद दरवाजे में हल्की सी जुम्बिश भी नहीं हुई थी। मुझे इसमें कतन कोई शुबा नहीं था कि मैं दरवाजे को सिर्फ भेड़ कर गया था, जबकि अब ये वाज़ेह था कि दरवाजे में अंदर से कुंडी चढ़ी हुई थी। यकीनन उन दोनों में से कोई बेदार हो चुका था जिसने खतरा भांप कर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था। लेकिन उस वक्त मेरे सामने ये भी सवाल आन खड़ा हुआ था कि बेदार होने वाला उनमें से कौन हो सकता है। अगर लक्ष्मण की आंख खुली होगी तो गालिब इम्कान है कि वो रागिनी को भी जगाकर और दरवाजा अंदर से मुकफ्फल करने का कहकर अपनी ख्वाबगाह में चला गया होगा और अब एक बार फिर नींद के मजे ले रहा होगा। अगर ऐसा हुआ है तो समझो मेरा मसला तो खुद ब खुद हल हो गया। मेरे पास कयास के घोड़े दौड़ाने की ज्यादा मोहलत नहीं थी। खतरनाक सही अपने अंदाजे की तस्दीक या तरदीद का मेरे पास एक ही रास्ता था। मैं दबे पांव नशिस्त गाह का वस्ती हिस्सा पार करके सामने वाली बड़ी ख्वाबगाह के पास पहुंचा और निहायत आहिस्तगी से बेआवाज अंदाज में दरवाजे का लट्टू घुमाया जो बआसानी घूम गया। मैंने हत्तुल इम्कान धीरे धीरे दरवाजा धकेला तो वो बआसानी खुल गया। मैंने दरवाजे के खुलने से पैदा होने वाले छोटे से खला से अंदर झांका। खिड़की से झांकती सुबह की रोशनी में जहाजी साइज मसहरी मुझे खाली दिखाई दी। इसका एक ही मतलब था, लक्ष्मण अभी तक रागिनी की ख्वाबगाह में ही था और अब मैं उसे किसी तरह भी बेदार करके उसकी अपनी ख्वाबगाह में नहीं भेज सकता था। जबकि राजीव के बेटी समेत ऊपरी मंजिल पर आने में अब ज्यादा देर बाकी नहीं थी। मेरा इज़्तिराब जोर पकड़ने लगा। ऐन मुमकिन है दरवाजे की कुंडी चढ़ाकर वो दोनों एक बार फिर गहरी नींद सो गए। मैंने अपने आप से सवाल किया कि अब क्या करें। अंदर से जवाब मिला कि कुछ भी नहीं, क्योंकि इस मसले को निपटाने की बज़ाहिर कोई सूरत नहीं। यहाँ से जल्द से जल्द भाग निकलने में ही आफियत है। कम से कम लक्ष्मण और रागिनी के मायूब हालत में पकड़े जाने का खतरा तो टल ही गया है। बेटी लेकर आने वाले राजीव को लक्ष्मण अपने कमरे की बजाय रागिनी के कमरे में मिला तो वो ज्यादा से ज्यादा यही सोचेगा कि उसका मालिक किसी मामले पर बात करने के लिए सुबह सवेरे अपनी बहन की ख्वाबगाह में चला गया होगा। वैसे भी उसे तो अपनी नौकरी बच जाने की खुशी शायद ज्यादा कुछ सोचने ही न दे। अगर मैं अपनी आंखों से उनके करतूत न देख चुका होता तो मुझे भी कतन किसी मायूब बात का शुबा न होता। मैं रागिनी की ख्वाबगाह के बंद दरवाजों पर नजरें जमाए मुमकिन हद तक तेज लेकिन बेआवाज कदमों से जीने की तरफ बढ़ा और कई सीढ़ियां एक साथ उतरता जमीनी मंजिल पहुंच गया। मुझे इत्मीनान था कि अपनी पूरी रफ्तार से तकरीबन दौड़ते हुए जाने और आने के बावजूद राजीव अभी तक वापस नहीं लौटा होगा। मैंने उसके कमरे में और सामने खुलने वाले दरवाजे से रसोई घर में झांका तो मेरे अंदाजे की तस्दीक हो गई। रसोई घर में पहुंचकर मैंने सोचा कि यहीं बैठकर राजीव का इंतजार करूं और उसके वापस लौटने पर नाराजगी जताऊं कि मेरा इंतजार क्यों नहीं किया। खामखा खुद जाकर इतना वक्त बर्बाद कर दिया। साथ ही ये इत्मीनान भी दिलाऊंगा कि लक्ष्मण ने अभी तक घंटी बजाकर उसे तलब नहीं किया। मुझे रसोई घर में बिछे तख्त पर नशिस्त जमाए 2 ही मिनट हुए थे। एक ख्याल ने मुझे फौरन वहां से उठकर अपने कमरे की तरफ रवाना होने पर मजबूर कर दिया। ये भी तो हो सकता है कि उन दोनों में से कोई एक बेदार हो गया हो और वहां के गुनाह परवर माहौल के जेरे असर उस पर शैतान सवार हो गया हो। ऐसी सूरत में मुझे उनके मायूब करतूतों के नाकाबिल कबूल तस्वीरी शवाहिद मिल जाते। कुछ ही देर के बाद मैं अपने कमरे में पहुंच चुका था। मैंने जल्दी जल्दी अपने पास मौजूद रेडियो ट्रांसमीटर रिसीवर के जरिए रागिनी के कमरे की सुनगुन लेनी चाहिए। पहले ही कोशिश में उस कमाल की मशीन ने मेरी समात को मेरे मतलूबा मकाम पर पहुंचा दिया। पहले चंद लम्हों तक तो मुझे कुछ सुनाई न दिया,
फिर मैंने रागिनी की परेशानी और तशवीश भरी आवाज सुनी। वो लक्ष्मण को अपनी खालिश बरतानवी लहजे वाली इंग्लिश जबान में कह रही थी, लकी होश में आओ, ये आज हम पर नींद का अटैक कैसे हो गया। जल्दी उठो और कपड़े पहनकर अपने बेडरूम में जाओ, राजीव तुम्हारी बेड टी लेकर आने वाला होगा। लक्ष्मण ने गहरी नींद के आलम में कुछ कहा। वो गालिबन नींद खराब करने पर नाराजगी का इजहार कर रहा था। मैंने अंदाजा लगाया कि रागिनी उसे झंझोड़ कर मदहोशी से बाहर लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे लक्ष्मण के सौती तासुरात से नहीं लग रहा था कि रागिनी कामयाब हो पाएगी। एक दो बार मजीद नाकाम कोशिशें करने के बाद वो गुस्से में आ गई। उसने लगभग चीखते हुए कहा, लकी, अगर तुम मेरे 5 तक गिनने तक नहीं जागे तो मैं पानी का पूरा जग तुम पर उंडेल दूंगी, तुम्हारी सारी नींद हवा हो जाएगी। तहम जवाब में लक्ष्मण ने कुछ न कहा। बिलाखिर रागिनी ने फैसला कुन लहजे में गिनती शुरू की। 1, 2 सेकंड इंतजार करने के बाद उसने कहा 2, लेकिन उसके तंबीही लहजे का लक्ष्मण पर कोई असर न हुआ। रागिनी ने ठहर कर अपनी धमकी दोहराई और कोई रद्द-ए-अमल न पाकर गिनती आगे बढ़ाई। 3, उसने थोड़े थोड़े तवक्कुफ के बाद 5 तक गिना और फिर वाकई पानी का जग लक्ष्मण पर उलट दिया। मैंने लक्ष्मण की बेहंगम सी चीख सुनी और फिर उसके मुंह से तरह तरह की अंग्रेजी और हिंदी गालियों का रेला उबल पड़ा। ऐसा लग रहा था वो अपनी बहन से नहीं बल्कि किसी बाजारी औरत से मुखातिब है। ये अलग बात है कि ऐसे गंदे अलकाबात से नवाजे जाने पर नाराज होने की बजाय रागिनी जोर जोर से कह लगा रही थी। अपने गैज़ो गज़ब को रागिनी पर बेअसर पाकर लक्ष्मण गालिबन उस पर झपट पड़ा। मैंने रागिनी की हल्की सी चीख सुनी, लेकिन खौफ या तकलीफ की बजाय उसकी आवाज में अजीब मस्ती की झलक थी, जैसे उसने दानिस्ता लक्ष्मण को हमला करने पर उकसाया हो। मैं चश्मे तसव्वुर से वहां के मनाजिर देख सकता था, लेकिन मैंने अपने दिमाग को मजीद उलझने से बचाते हुए फौरन ही अपने पास मौजूद रेडियो ट्रांसमीटर की वो कल छेड़ दी थी जो मार्क 4 माइक्रोडॉट कैमरे तक 3-3 तस्वीर के ग्रुप में वक्फे वक्फे से मंजरकशी का हुक्म पहुंचा देती। खान साहब ने मुझे बताया था कि 2 बज़ाहिर बिल्कुल अलग और एक दूसरे से लाताल्लुक इन 2 मशीनों यानी माइक्रोडॉट कैमरे और रेडियो ट्रांसमीटर के दरमियान जो इंतहाई कारआमद तालमेल पैदा करना हमारे मुल्क के चंद इंतहाई बासलाहियत इंजीनियर्स का काम है, जो उन्होंने अपने वतन के दिफा के लिए खुफिया कार्रवाइयां करने वाले महकमे के आला हुकाम की फरमाइश पर सरअंजाम दिया है और दुनिया के किसी और मुल्क के पास अभी ये टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं। बहरहाल इस दौरान रागिनी की ख्वाबगाह में अजीब तूफान बदतमीजी बरपा था, जिसकी रनिंग कमेंट्री मेरे कानों तक पहुंच रही थी। मेरे लिए समझना मुश्किल नहीं था कि वो बेगैरत लक्ष्मण अपनी बहन पर दस्तदराजी कर रहा है, ताहम इससे भी ज्यादा बेशर्म और बेहया उसकी बहन मसनूई एहतजाज और नाराजगी की आड़ में उसकी हौसला अफजाई कर रही थी।